नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं दिलचस्प कहानी में उतर रहे हैं। ये कहानी है प्राचीन उज्जैन के एक व्यापारी धर्मपाल के बारे में। हाँ। और ये किस्सा हमें ईमानदारी और भरोसे की प्रकृति पर सोचने पर मजबूर करता है। हाँ बिल्कुल, ये जानकारी हमने ली है धर्मपाल द मर्चेंट्स ऑनेस्ट ट्रस्ट के कुछ अंशों से। सही। और हमारा मकसद है कि इस कहानी की परतों को खोलें और समझें कि भाई धर्मपाल की जो सत्यनिष्ठा थी वो इतनी असाधारण क्यों मानी जाती थी और आज के समय में हमारे लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। दिलचस्प बात ये भी है कि वो बहुत अमीर थे। उनका व्यापार दूर दूर तक फैला था। हाँ, 7 समंदर पार कहते हैं। बिल्कुल, लेकिन उनकी जो असली पहचान थी वो दौलत नहीं थी, वो थी उनकी अटूट मतलब असाधारण ईमानदारी। तो चलिए फिर सीधे कहानी में चलते हैं। बिल्कुल। देखते हैं कि इस ईमानदारी की परीक्षा आखिर हुई कैसे। तो सोचिए, प्राचीन उज्जैन शहर उस समय का एक बड़ा भव्य शहर, व्यापार और संस्कृति का केंद्र। और यहीं रहते थे धर्मपाल, जैसा हमने कहा बहुत अमीर पर उससे भी कहीं ज्यादा ईमानदार। उनकी साख ऐसी थी कि लोग मतलब आंख बंद करके भरोसा करते थे उन पर। हाँ, और इसी माहौल में एक दिन विजय नाम का एक यात्री उज्जैन पहुंचता है। अच्छा। अब विजय ने धर्मपाल की ईमानदारी के किस्से तो बहुत सुने थे, लेकिन वो सिर्फ सुन के मानने वालों में से नहीं था। अच्छा, मतलब उसके मन में कुछ और चल रहा था। हाँ, उसके मन में एक जिज्ञासा थी और शायद थोड़ी शंका भी कि क्या कोई इंसान वाकई में इतना ईमानदार हो सकता है। हाँ, मतलब आजकल के हिसाब से सोचे तो थोड़ा मुश्किल लगता है यकीन करना। हाँ, तो उसने सिर्फ किस्से नहीं सुने, उसने फैसला किया कि वो खुद परखेगा धर्मपाल को। बिल्कुल। वो देखना चाहता था कि ये बातें सच हैं या बस हवा में कही गई कहानियां हैं। तो उसने क्या किया? कोई योजना बनाई होगी फिर। हाँ, और योजना भी बड़ी दिलचस्प बनाई। उसने एक बहुत ही कीमती हीरे का हार लिया, बहुत कीमती। फिर उसने उस हार को बड़ी चालाकी से एक पुराने मैले से दिखने वाले कपड़े में लपेट दिया। अच्छा, छुपाने के लिए। हाँ, ताकि ऊपर से देखने पर वो बस एक गंदी सी एकदम साधारण पोटली लगे, जैसे उसमें कोई पुरानी रस्सी या फटा हुआ कपड़ा हो। समझ गया। इरादा यही था कि बाहर से देखकर कोई अंदाजा ही ना लगा सके कि अंदर इतनी कीमती चीज है। बिल्कुल। तो ये पोटली लेकर विजय पहुंच गया धर्मपाल की दुकान पर। जाहिर है दुकान भी शानदार ही रही होगी। हाँ, उनके रुतबे के हिसाब से। वहां पहुंचकर विजय ने बड़े आदर के साथ धर्मपाल को सेठ जी कहा और फिर अपनी कहानी सुनाई। कहा, सेठ जी, मैं 1 साल के लिए परदेश जा रहा हूँ। मेरे पास ये कपड़े की एक साधारण सी गठरी है, इसमें कुछ मामूली कपड़े हैं और एक पुरानी रस्सी है। क्या आप इसे 1 साल के लिए अपनी अमानत में सुरक्षित रख लेंगे? ध्यान देने वाली बात है, उसने जानबूझकर उस हार को पुरानी रस्सी कहा। बिल्कुल, ये उसकी चाल थी। अब यहाँ कहानी एक बहुत अहम मोड़ लेती है। धर्मपाल उस गठरी को अपने हाथ में लेते हैं। अब वो एक अनुभवी व्यापारी थे, उन्हें चीजों की परख थी। हाँ, वो तो होगी। तो जैसे ही गठरी उनके हाथ में आई, उसके वजन से और अंदर की चीज की एक अजीब सी कठोरता से, शायद हीरे की ही कठोरता, वो फौरन समझ गए कि ये कोई मामूली रस्सी नहीं। हाँ, वो समझ गए कि अंदर कोई बहुत कीमती रत्न छुपा है। उन्हें एहसास हो गया कि ये पुरानी रस्सी असल में कुछ और ही है। तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। मतलब धर्मपाल को उसी वक्त पता चल गया था कि विजय सच नहीं बोल रहा है। या कम से कम पूरी बात नहीं बता रहा। उन्हें पता था कि ये पुरानी रस्सी एक बेशकीमती हार है। हाँ, बिल्कुल पता था। और यहीं धर्मपाल का असली चरित्र सामने आता है। जानने के बावजूद कि उन्हें शायद गुमराह किया जा रहा है, उनकी प्रतिक्रिया देखिए। कहते हैं कि वो बस मुस्कुराए। कोई सवाल नहीं पूछा। कोई सवाल नहीं, गठरी खोलकर नहीं देखी, विजय के शब्दों पर कोई शक जाहिर नहीं किया। उन्होंने बस बड़ी सहजता से कहा, खुशी से स्वीकार है यात्री, ये अमानत आपकी वापसी तक सुरक्षित रहेगी। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। कोई शक नहीं, कोई सवाल नहीं, बस एक मुस्कान और भरोसा। इसका क्या मतलब समझे? ये उनकी सहजता थी या कुछ और था? मुझे लगता है ये उनकी ईमानदारी की जो गहरी समझ थी ना, उसको दिखाता है। उनके लिए शायद ये जरूरी नहीं था कि विजय क्या कह रहा है या क्यों कह रहा है। जरूरी ये था कि विजय ने उन पर भरोसा करके कुछ सौंपा है और उसे अमानत कहा है। हाँ, अमानत शब्द ये महत्वपूर्ण है बहुत। ये सिर्फ वस्तु नहीं है, ये भरोसे का प्रतीक है। और धर्मपाल ने उस भरोसे को स्वीकार किया, वस्तु के कथित या असली मूल्य से परे जाकर। और फिर उन्होंने उस गठरी का क्या किया? संभाल कर रखा होगा। हाँ, पूरी हिफाजत के साथ अपनी तिजोरी के सबसे महफूज कोने में रख दिया,
जैसे वो किसी भी दूसरी कीमती चीज को रखते। इसके बाद विजय अगले दिन अपनी यात्रा पर निकल गया। मन में शायद यही सोच रहा होगा कि देखें 1 साल बाद क्या होता है। और फिर 1 साल बीता होगा, वक्त तो गुजरता है। हाँ, ठीक 1 साल बाद विजय अपनी यात्रा पूरी करके उज्जैन लौटा और सीधा धर्मपाल की दुकान गया होगा। बिल्कुल, सीधा वहीं पहुंचा और जाकर फिर से वही सवाल किया, सेठ जी, क्या मेरी वो साधारण कपड़े और रस्सी की गठरी सुरक्षित है? क्या आप मुझे वापस दे सकते हैं? देखिए, वो अब भी उसे साधारण गठरी ही कह रहा है। हाँ। मतलब अभी भी परख ही रहा है। हाँ, लेकिन धर्मपाल का व्यवहार देखिए। बिना एक पल की भी देरी किए, बिना किसी हिचकिचाहट के वो तुरंत तिजोरी से वो गठरी निकालते हैं और कहते हैं कि उन्होंने उसे बड़े सम्मान के साथ विजय को सौंपा। अच्छा। जैसे कोई मामूली चीज न हो, बल्कि कोई बहुत अहम चीज लौटा रहे हो। बिल्कुल। और जब विजय ने वो गठरी खोली होगी, तब क्या हुआ होगा? बताया जाता है कि विजय गठरी खोलते ही हैरान रह गया, एकदम स्तब्ध। हैरान क्यों? उसके चौंकने का कारण ये था कि हार की चमक, उसकी सुंदरता वैसी की वैसी थी जैसे उसे कल ही रखा गया हो। 1 साल तिजोरी में बंद रहने के बाद भी उस पर धूल तक नहीं थी, कोई खरोच नहीं, कोई नुकसान नहीं, वो बिल्कुल वैसी ही थी। और यहीं पर धर्मपाल वो बात कहते हैं जो इस कहानी का कह सकते हैं सार है। वो बहुत शांति से और विनम्रता से कहते हैं, यात्री, जब आपने ये मुझे सौंपा था, मैं उसी पल इसके असली मूल्य को समझ गया था। अच्छा, उन्होंने बता दिया कि उन्हें पता था? हाँ, उन्होंने कहा, आपने इसे एक साधारण रस्सी कहा, लेकिन मेरे लिए किसी भी अमानत का मूल्य उसकी सच्चाई में होता है, न कि उसके बाहरी रूप या वर्णन में। ये हार मेरे पास उतनी ही सुरक्षित रहा जितनी एक साधारण रस्सी रहती, क्योंकि ईमानदारी छोटे और बड़े में, कीमती और मामूली में कोई भेद नहीं करती। वाह, ईमानदारी छोटे और बड़े में कोई भेद नहीं करती। ये तो बहुत गहरी बात कह दी। इसका मतलब तो ये हुआ कि उनके लिए भरोसे का मूल्य उस चीज के पैसे वाले मूल्य से कहीं ज्यादा था। बिल्कुल। अगर हम इसे थोड़ा और खोलें तो ये सिर्फ चोरी ना करने या चीज को संभाल कर रखने तक की बात नहीं है। ये उस भरोसे के इरादे का सम्मान करने के बारे में है जो आप पर दिखाया गया है, भले ही उसे दिखाने का तरीका मतलब भ्रामक क्यों ना हो। हाँ, विजय ने कहा रस्सी, धर्मपाल जानते थे हार। सही, लेकिन धर्मपाल ने विजय के शब्दों पर सवाल उठाने या उसे गलत साबित करने के बजाय उसके द्वारा सौंपी गई अमानत की भावना को बनाए रखा। ये एक तरह से कह सकते हैं नियत पर आधारित नैतिकता है, जहां आपकी मंशा ज्यादा मायने रखती है। और विजय पे क्या असर हुआ इसका? उसने ये सब सुना, देखा, क्या किया उसने? कहानी बताती है कि विजय एकदम निश्शब्द हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे कृतज्ञता के। उसने सम्मान में अपना सिर झुकाया और धर्मपाल के पैर छू लिए। पैर छू लिए? ये तो बहुत बड़ा सम्मान माना जाता था। हाँ, शायद उस समय और संस्कृति में ये सबसे बड़ा सम्मान प्रकट करने का तरीका रहा होगा। और फिर उसने माना, कहा, सेठ जी, असल में आपकी ईमानदारी और आपका चरित्र आपकी सारी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है। उसने मान लिया कि जिस चीज की वो परीक्षा लेने आया था वो उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा खरी निकली। बिल्कुल, ये स्वीकृति बहुत महत्वपूर्ण है। विजय ने न सिर्फ अपनी कह सकते हैं गलती मानी, बल्कि उसने धर्मपाल के चरित्र की महानता को भी पहचाना। वो समझ गया कि असली दौलत हीरे मोती नहीं, बल्कि ऐसा अटूट चरित्र होता है। और इस तरह विजय वो बेशकीमती हार लेकर चला गया, लेकिन जैसा स्रोत कहता है वो अपने साथ उस हार से भी ज्यादा कीमती चीज ले गया। क्या? धर्मपाल की सत्य के प्रति जो अटूट निष्ठा थी, उसका एक गहरा सबक जो शायद उसे जिंदगी भर याद रहा होगा। कहानी के आखिर में एक बहुत अच्छी कहावत को जिक्र आता है, सत्य की परीक्षा सोने को गलाने से भी कठिन होती है। इसका मतलब ये कि सच की कसौटी पर खरा उतरना, अपनी ईमानदारी को हर हाल में बनाए रखना, सोने को आग में तपाकर शुद्ध करने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। सोना तो चलो पिघलकर फिर भी शुद्ध हो जाता है, लेकिन इंसान का चरित्र जरा सी आंच पर डगमगा सकता है ना। सही बात है। और धर्मपाल के बारे में क्या कहा गया है इस कहावत के संदर्भ में? उनके बारे में कहा गया है कि वो हमेशा उस परीक्षा में खरे उतरे। ये कोई एक बार की बात नहीं थी, ये उनकी आदत थी, उनका स्वभाव था। और यही चीज उनकी ईमानदारी को असाधारण बनाती है, उसकी निरंतरता, हर हालत में एक जैसा रहना। तो अगर हम इस पूरी कहानी को अब समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं हमारे लिए? हमने देखा कि ये कहानी एक परीक्षा की थी, धर्मपाल की शांत अडेग सत्यनिष्ठा की परीक्षा। हाँ, और विजय को एक सबक मिला। और हमने ये भी समझा
कि सच्ची ईमानदारी सिर्फ चीज लौटा देना नहीं है, बल्कि भरोसे का वो जो एक अदृश्य अनुबंध होता है ना, उसका सम्मान करना है, चाहे सामने वाला उसे कैसे भी पेश करे। बिल्कुल। और यहाँ जो बात मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो ये है कि ईमानदारी मूल्य के आधार पर भेदभाव नहीं करती। धर्मपाल के लिए वो हार उतना ही महत्वपूर्ण था या शायद उतना ही गैर महत्वपूर्ण अगर मूल्य को हटा दें जितनी एक असली रस्सी होती। हाँ, भरोसा सबसे ऊपर था, भरोसा सर्वोपरि था। वस्तु का पैसा वाला मूल्य या जमा करने वाले का विवरण ये सब मायने नहीं रखता था। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भरोसे को कैसे देखते हैं। क्या हम भी छोटे मोटे भरोसे को ऐसे ही ले लेते हैं? हाँ, क्या हम फर्क करते हैं छोटे और बड़े भरोसे में, या हमारे लिए भी हर तरह का भरोसा चाहे छोटा हो या बड़ा एक जैसा पवित्र होना चाहिए? ये बहुत बहुत प्रासंगिक सवाल है आज के लिए। आज की दुनिया में जहाँ हर चीज का मूल्यांकन होता है, जहाँ ट्रस्ट बट वेरीफाई, भरोसा करो पर जांचो का मंत्र चलता है, वहाँ धर्मपाल जैसी ईमानदारी का क्या स्थान है? क्या ऐसी बिना सवाल पूछे, बिना जांचे परखे वाली ईमानदारी आज मुमकिन भी है या प्रैक्टिकल है? ये एक मुश्किल सवाल है। एक तरफ तो धर्मपाल का चरित्र एक आदर्श है, एक ऐसी दुनिया जहां बस वचन ही काफी हो, जहां किसी की नियत पर शक करने की जरूरत ही न पड़े। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ व्यावहारिकता ये कहती है कि आज के समय में शायद आंख बंद करके भरोसा करना खतरनाक हो सकता है, लोग फायदा उठा सकते हैं। तो क्या इसका मतलब ये समझें कि धर्मपाल की कहानी बस एक पुरानी आदर्शवादी कहानी है जिसका आज कोई मतलब नहीं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगी। मुझे लगता है महत्व इस बात को समझने में है कि धर्मपाल की ईमानदारी सिर्फ भोलापन नहीं थी, उन्हें सच पता था। हाँ, ये बात तो है। उनका ये चुनाव था कि वो सच्चाई जानने के बावजूद भरोसे को प्राथमिकता देंगे। ये एक सक्रिय चुनाव था, पैसिव नहीं। आज शायद हम हर स्थिति में धर्मपाल जैसा व्यवहार न कर पाएं या न करना चाहें, लेकिन हम ये जरूर सोच सकते हैं कि हम भरोसे को कितना महत्व देते हैं। सही। क्या हम छोटी छोटी बातों में भी उतनी ही ईमानदार रहने की कोशिश करते हैं जितने बड़ी बातों में, या हमारी ईमानदारी सिचुएशन के हिसाब से बदल जाती है? हाँ, क्या हमारी ईमानदारी कंडीशनल है? क्या वो इस पर निर्भर करती है कि कौन देख रहा है या दांव पर क्या लगा है? धर्मपाल की कहानी हमें एक ऐसी ईमानदारी का आईना दिखाती है जो इन सब चीजों से ऊपर है। और एक और पहलू इस पे सोचने का, धर्मपाल की इस अटूट ईमानदारी ने न सिर्फ विजय को प्रभावित किया, यही उनकी प्रसिद्धि का, उनकी साख का आधार भी तो बनी। अच्छा, लोग उन पर इसीलिए तो भरोसा करते थे क्योंकि वो जानते थे कि धर्मपाल कभी डिगेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं ये अटूट ईमानदारी प्रैक्टिकल लेवल पर भी उनके लिए फायदेमंद रही होगी, उनके व्यापार के लिए, उनकी प्रतिष्ठा के लिए। ये एक अच्छा पॉइंट है। हम अक्सर ईमानदारी को सिर्फ एक नैतिक गुण मानते हैं, पर शायद ये एक बहुत बड़ी व्यवहारिक संपत्ति भी हो सकती है, खासकर लंबे समय में। बिल्कुल, भरोसे पर ही तो समाज चलता है, व्यापार चलता है। जब भरोसा टूटता है तो सब बिखर जाता है। धर्मपाल उस भरोसे के प्रतीक थे। तो इस कहानी से हमने ईमानदारी, भरोसे का सम्मान और सत्य निष्ठा की निरंतरता के बारे में काफी कुछ समझा। इसने हमें सोचने पर मजबूर किया कि हम अपने जीवन में इन मूल्यों को कैसे देखते हैं और कैसे जीते हैं। और यहाँ एक आखिरी विचार जो मेरे मन में आ रहा है, धर्मपाल ने विजय का टेस्ट पास कर लिया, वो खरे उतरे, लेकिन सोचिए क्या होता अगर वो फेल हो जाते, अगर वो हार रख लेते या उसे बदल देते, कहानी बिल्कुल अलग होती। हाँ, बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि ईमानदारी एक पल का चुनाव नहीं है, ये लगातार किए जाने वाले सही चुनावों की एक पूरी श्रृंखला है। हर पल एक परीक्षा हो सकती है। ये वाकई सच है। और इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। ये कहानी हमें सोचने के लिए छोड़ जाती है। आज की इस जटिल दुनिया में जहां भरोसे को अक्सर परखा जाता है और कभी कभी तोड़ा भी जाता है, धर्मपाल की तरह अडिग और निरपेक्ष ईमानदारी बनाए रखने का आखिर मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक आदर्श है या एक ऐसा लक्ष्य जिसके लिए हमें लगातार कोशिश करनी चाहिए, भले ही वो सोने को गलाने से भी कठिन क्यों ना लगे? ये सोचने वाली बात है।